अभी एक और 5 साल आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मित्रों, मैं इतना ही कहना आया हूं कि 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। 2022 में योगी जी को मुख्यमंत्री फिर से बनाना है और इसीलिए 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये एक मैसेज है। और दूसरा, 300 के पार का नारा देके गृहमंत्री अमित शाह जी ने यूपी से जो अभियान शुरू किया है, आज उसी पे आवाज अड्डा में बातचीत होगी। इस स्पीच में जो उन्होंने आज शुरू किया अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें थी। एक, बड़े लोगों के मन में योगी जी को लेके उहापोह थी, बड़ी बड़ी स्टोरीज और कंफर्मेशन चलते थे कि फेस कौन होगा, योगी जी होंगे कि नहीं होंगे। अब एक क्लियर कट साफ साफ आपको दिख रहा है कि मंच से ऐलान है। दूसरा, एक बड़ा ऐलान जो आज किया गया कि बड़ा अभियान चलाया जाएगा जनसंपर्क का और भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का। लक्ष्य 4 करोड़ या उससे ज़्यादा सदस्य बनाने का है। मुझे याद आता 2019 से पहले एक संपर्क फॉर समर्थन का एक अभियान चलाया गया था जिसमें हुज हु को जोड़ा गया था देश भर में, बड़ा सक्सेसफुल भी रहा था वो। एक लगभग वैसा ही इस बार ग्राउंड पे मास लेवल पे ये अभियान चलाने की तैयारी है और ये एक स्ट्रेटजी का बीजेपी का हिस्सा है, क्योंकि वो दिवाली पे ये भी एक अपील कर रहे हैं कि हर परिवार, भाजपा परिवार का एक तोरण लगाया जाए अपने घरों के सामने। ये उनके कार्यकर्ताओं को सलाह दी गई कि आप मिलिए और कन्विंस करिए। तो दोनों स्ट्रेटजी पे आज बातचीत होगी और ये जो नारा है 300 के पार, एक बार फिर से इस पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ जो मेहमान उनसे आपको परिचय करा दें। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज संपादकों का ही पैनल है, पार्टीज़ को हमने नहीं रखा है इसमें। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सलाहकार संपादक हैं अमर उजाला के। संजय कुमार जी हैं, प्रोफेसर हैं CSDS में और गणितीय आधार पे हम लोगों को ये भी समझाते हैं कि चुनाव का मूड माहौल किस तरफ जा रहा है, सेफोलॉजिस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। यशवंत देशमुख जी हैं जो इस समय भी सेफोलॉजी करते हैं, सी वोटर्स के फाउंडर हैं और उनका एक ट्रैकर है वो जो हमेशा चलता रहता है, उसके थ्रू वो लाइव डेटा के देख के बताते हैं कि इस समय मूड माहौल क्या चल रहा है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने भी हर्षवर्धन त्रिपाठी HVTV का इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसपे ये राजनीतिक विश्लेषण करते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे करते हैं वरिष्ठता क्रम में, इसलिए मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं। ये जो नारा है 300 के पार और योगी जी का चेहरा स्पष्ट तौर पे कह दिया गया, कोई शक शुबा गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। और एक बात उन्होंने कही कि 2024 में अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर दोबारा बनाना है तो 22 में योगी जी को। लक्ष्य रख दिया गया है, स्ट्रेटजी बिछ गई है, कैसी लग रही है आपको सर? नहीं, देखिए, ये तो स्ट्रेटजी थी ही। कोई भी पार्टी केंद्र में जो भी सत्ता में होती है उसके लिए पहला द्वार जो है, प्रवेश द्वार केंद्र की सत्ता का, वो उत्तर प्रदेश होता है। उत्तर प्रदेश में अगर आप अच्छा करते हैं तो ये ज्यादा संभावना होती है कि आप देश में राज कर पाएंगे। हालांकि ये कोई नियम नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है तब भी। 2004 उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं किया था लेकिन केंद्र में सरकार उसकी बनी। लेकिन ज्यादा संभावना या ज्यादा बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जिसने अच्छा किया है वो केंद्र में सत्ता में है। एक बात। दूसरी बात, कुछ लोगों ने, आपकी बात सही है, कुछ महीने पहले ये चलाया था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होंगे कि नहीं, चेहरा होंगे कि नहीं, चुनाव के बाद तो नहीं बदल दिया जाएगा। ये सब अटकलों को प्रधानमंत्री ने अपने बनारस के कार्यक्रम में उसको विराम दे दिया था। अगर उसके रीएफर्मेशन की कोई जरूरत या कोई गुंजाइश रह गई थी तो आज वो अमित शाह ने कर दिया। अब इसके बाद इस तरह की बात जो है वो मुझे नहीं लगता कि कम से कम पार्टी के स्तर पर या पार्टी के बाहर भी लोग उठाएंगे तो उसको बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा। एक बात। दूसरी बात आपने जो कही 300 के पार वाली, देखिए, हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखती है। वो कई बार अचीवेबल होता है, कई बार आभासी होता है। ये उसको दिया जाता है कि वहां तक पहुंचना है।
जो आम बोलचाल की भाषा में अक्सर हम लोग कहते हैं कि अगर पिस्तौल का लाइसेंस चाहिए तो तोप का मांगो, तो पिस्तौल का मिल ही जाएगा। अब ये कई बार सफल हो जाता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन 300 पार तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि असंभव लक्ष्य है जो कभी किसी पार्टी ने या कम से कम बीजेपी ने कभी हासिल न किया हो। तो 5 साल पहले अगर 312 सीटें और सहयोगियों के साथ जो है 324-25 सीटें जीती थी, तो ये असंभव लक्ष्य नहीं है। पिछली बार से इस बार में जो बड़ा परिवर्तन मेरे हिसाब से है, जो बीजेपी के खिलाफ जिसको कह सकते हैं, वो है 5 साल की अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो। पिछली बार अखिलेश सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला था बीजेपी को, इस बार वो फायदा चला गया है। इस बार बीजेपी की सरकार की अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन जो जमीनी हकीकत आज की तारीख में दिख रही है, चुनाव आते आते क्या होगा हमको आपको किसी को पता नहीं है, लेकिन आज जो हकीकत दिख रही है उसमें लग रहा है बीजेपी बहुत क्लियर कट फ्रंट रनर है। नंबर 2 की पार्टी समाजवादी पार्टी काफी पीछे है। तो अब जो समय बचा है उसमें वो कैचअप कर पाएगी, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। हालांकि चमत्कार पर बहुत से लोगों को विश्वास है, जिनको चमत्कार पर विश्वास है वो कहेंगे कि बिल्कुल हो सकता है, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जो जमीनी हकीकत है, जिस तरह से सरकार चली है, देखिए 5 साल में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, बढ़ी है। एडवांटेज इस बार बीजेपी को यह है कि उस बार कोई चेहरा नहीं था प्रदेश में, इस बार योगी आदित्यनाथ का चेहरा है जो लोकप्रिय है, जो जिसके प्रति लोगों में विश्वास का भाव है। तो इसलिए ये पक्ष में बातें हैं और कुछ बातें बीजेपी के खिलाफ भी। जी अग्निहोत्री जी, जो 300 पार का नारा ये 2014, 15, 16 में भी दिया गया था। हम लोग यूपी जाते थे तो गाड़ियों के पीछे लिखा रहता था और सब प्रयास होते थे। इस नारे के साथ साथ उन्होंने जो ये एक बड़ा लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि बड़े पैमाने पे आप जाइए, लोगों को बीजेपी से जोड़िए और जो सदस्य संख्या है वो 4 करोड़ के आगे ले जाइए। ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा बीजेपी का था कि आप पार्टी से लोगों को जोड़ें और उसके ज़रिए उन तक पहुंचने की बात करें। और साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी कि जो कार्यक्रम चलाए गए हैं योगी सरकार के द्वारा या मोदी सरकार के द्वारा, उनकी जानकारी दें, क्योंकि एक ये भी बड़ा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता, या पता होता है तो उनको याद दिलाना पड़ता है कि हमने काम किया है कि नहीं किया है, डिफ्रेंशिएट कराना। क्या इसको एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हम मान के चलें, जो कि बीजेपी की बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी होती है कि एकदम चुनाव से पहले बम्बार्डिंग होती है और वो स्ट्रेटजी ग्राउंड लेवल पे दिखती है किसी दूसरी पार्टी के सामने? देखिए, प्रदीप जी ने अभी बहुत विस्तार से और बहुत ही जमीनी तरीके से जो बताया है, मैं काफी हद तक उनसे सहमत हूं कि जिस तरह से जो स्थितियां इस समय है उत्तर प्रदेश की, कुछ चीजों पे मेरा अपना थोड़ी राय उनसे अलग है, वो अलग बात है, वो मैं बाद में आऊंगा। लेकिन काफी बातों से 300 पार का लक्ष्य अब आज की तारीख में 2017 के चुनाव परिणाम देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई असंभव वाला लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो एक बार उस लाइन को पार कर चुकी है। और मुझे लगता है कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी ने अभी तक ये लक्ष्य नहीं पाया था जो भाजपा ने पार किया है। कांग्रेस ने कभी पुराने जमाने में जो है वो 300 से ज्यादा सीटें जीतती रही थी। शायद जनता पार्टी ने 1977 में हो सकता है ये लक्ष्य पार किया हो। तो वो लक्ष्य तो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। अब अखिलेश जी ने उससे बड़ा लक्ष्य रख दिया 400 पार, वो भी अपने आप में एक विषय है, एक सवाल। तो मेरा जो आपने स्ट्रेटेजी की बात की है, देखिए भारतीय जनता पार्टी हर काम बहुत बड़ा करती है, और खासकर जो मौजूदा नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का, और नड्डा जी चूंकि अध्यक्ष, उनका भी नाम लेना चाहिए नेतृत्व के रूप में, ये हमेशा बड़े लक्ष्य लेके ही चलती है और सतत तैयारी चुनाव की करती है और हमेशा चुनावी मोड में रहती है ये पार्टी। ये कभी कांग्रेस की तरह जो है ऐसा नहीं होता कि फाइल बंद कर दीजिए और उसके बाद आप बाद में देखेंगे। यहाँ हमेशा फाइल खुली रहती है किसी भी राज्य की, और अमित शाह तो इसके लिए जाने जाते हैं। दो बातें बिल्कुल सही है कि तो योगी आदित्यनाथ को लेके जो संशय मीडिया में, सोशल मीडिया में इधर उधर चल रहा था, हम लोग भी व्यक्त करते थे कई बार, वो साफ हो गया है आज उनके भाषण के बाद। बिल्कुल उससे कोई गुंजाइश नहीं है जब उन्होंने कह दिया 2022 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लिए हमको 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार और योगी जी को मुख्यमंत्री दूसरी बार। तो ये बात अब साफ हो गई है। ये भी साफ है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर और योगी जी के नाम पर ही, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी।
क्योंकि मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से चुन करके आते हैं और पिछला चुनाव तो 2017 का चुनाव तो मोदी जी के ही चेहरे पर लड़ा गया था। योगी जी तो तब पिक्चर में उस तरह नहीं थे और मोदी जी ने ही वादा किया था और कहा था कि वोट आप जो देंगे, एक एक वोट आपका जो है वो मुझे मिलेगा और मैं सारे वादे पूरे करूंगा जो पार्टी कर रही है। तो कुल मिला के इस बार भी जाहिर है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो है लोग वोट मांगेगी बीजेपी। और यही दो सबसे बड़े चेहरे भी हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जो विपक्ष के पास इतने बड़े कद के चेहरे नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जहां तक ज्यादा 4 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है तो भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। उसके पास पूरा तंत्र है, सत्ता का तंत्र है, उसके पास संगठन का तंत्र है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तंत्र है, अनुसांगिक संगठन है और बहुत सारे उसका पूरा ताना बाना है, सोशल मीडिया है, IT सेल है, तो वो इस लक्ष्य को पा सकती है। और बड़े बड़े विज्ञापन भी अखबारों में, मीडिया में आ ही रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जिनमें बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 5 साल में क्या क्या किया। तो वो सारी चीजें जनता तक पहुंची रही हैं, तो ये लक्ष्य भी पाने में कोई दिक्कत नहीं है। असली सवाल है क्या भारतीय जनता पार्टी 300 के लक्ष्य को पार कर पाएगी और अपनी सरकार दूसरी बार बना पाएगी या नहीं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज भी सबसे बड़ी पार्टी है और फ्रंट रनर पार्टी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उससे खिलाफ जाती हैं। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो हर सरकार के खिलाफ होती है, इसके खिलाफ भी है। महंगाई का एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसकी काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, खासकर पेट्रोल डीजल को लेकर के जिस तरह से एक वातावरण बन रहा है और जो लोगों में उसको लेकर के एक नाराजगी है, उसका कोई जवाब, संतोषजनक जवाब पार्टी के पास नहीं है। दूसरी बात, जो 2017 में एक जो भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक ताना बाना जो बनाया था, जिसमें गैर यादव पिछड़ों का पूरा ताना बाना, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य की रणनीति जब पिछड़ा चेहरा साथ में आगे करके थे, जिसमें गैर जाटव दलित जो है वो बीजेपी के साथ थे और सवर्ण तो थे ही बीजेपी के साथ, और मोदी जी का करिश्मा था, फिर एक ध्रुवीकरण भी था शमशान कब्रिस्तान के भाषण के जरिए। तो कुल मिलाकर के पूरा एक समीकरण बना था भाजपा के पक्ष में और वादे भी थे और 14 साल की सत्ता से बाहर रहने का उसको भी लाभ मिला था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ थी, उनका ही शासन उत्तर प्रदेश में लगातार रहा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब देना है, कोविड नियंत्रण में जो गड़बड़ियां हुई, जिस तरह मौतें हुई उसका हिसाब देना है, महंगाई का जवाब देना है, पिछड़ों को एकजुट रख पाएगी क्या। हालांकि संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल को साथ रख के ये कर रही, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ चले गए हैं। महान दल के जो हैं वो भी अखिलेश के साथ जा रहे हैं। किसान आंदोलन का अलग चुनौती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से जो है बेरोजगारी का एक संकट है। कानून व्यवस्था को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हैं जो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करती हैं। तो कुल मिलाकर के ब्राह्मणों की नाराजगी को मैं बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देता। मैं नहीं मानता कि ब्राह्मण इतने नाराज है कि वो बीजेपी से अलग हो जाएंगे, लेकिन रूठे तो वहीं, तो उनको मनाना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे बच्चा रूठ जाता है। ये सब चुनौतियां भाजपा के सामने हैं और इसको भाजपा के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो और खुद योगी जी हो, ये समझते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं समझते, इसीलिए उन्होंने एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में पहले से ही है। लखीमपुर जैसी घटनाएं उसको बैकफुट पर जरूर लाती हैं, लेकिन भाजपा फिर उससे उभरती है। तो जहां तक ये है कि अखिलेश यादव कितना मुकाबला कर पाएंगे, तो वो एक प्रश्न है। लेकिन अब अखिलेश यादव की सक्रियता बढ़ी है और बिहार का उदाहरण हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ 2 महीने में तेजस्वी यादव ने पूरे मुकाबले को मुकाबला बना दिया था। तो क्या अखिलेश यादव ऐसा कर पाएंगे? क्या प्रियंका गांधी की सक्रियता जो है कुछ वोट इधर से उधर कर सकती है? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढना पड़ेगा। जवाब जो है मिलने के बाद कुछ तस्वीर। अखिलेश यादव की भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने अपने वो 400 वाला जो आप टारगेट था उससे पूछा कैसे, तो बोला कि 100 लोगों को तो टिकट कटेंगे, 150 लोग नाराज हैं और बाकी हार जाएंगे, तो अब 400 का टारगेट हो जाएगा। अब इस तरीके के अगर मतलब नॉन सीरियस जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रिपेयर्ड है इसके लिए। खैर एनीवे, संजय कुमार जी देखिए, चेहरा तय हो गया है ऑफिशियली। जो मन में हल्के फुल्के डाउट था वो क्लियर है बिल्कुल कि योगी जी चेहरा है। जनसंपर्क अभियान बड़े पैमाने पर, अमित शाह जी का दावा है कि 90% काम हमने जो प्रॉमिस किए थे वो कर दिए हैं, और सामाजिक ताना बाना ठीक करने की जो कोशिश उनकी थी, अब वो बड़े पैमाने पे सेकंड लाइन नेता, थर्ड लाइन, जिनको हम जानते हैं कि राजभर जी हैं, उनके नीचे 50 नेताओं के साथ संपर्क अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा, रोज खबरें आती हैं। ये सारी तैयारी बम्बार्डिंग स्तर पे दिख रही है। कोई लूज एंड आपको दिखता है? 300 पार का नारा भी दे दिया गया है, तो एकदम ऑल आउट वॉर जिसको कहते हो बीजेपी ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल, आपने कई बातों का जिक्र किया नीरज जी। तो
लूज एंड मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता। लूज एंड बीजेपी की तरफ से तो कोई लूज एंड नहीं है, और इस तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे, और जिस तरह की तैयारी विपक्ष की है, और मैं व्यंग के रूप में कह रहा हूं, जिस तरह की तैयारी विपक्ष ने की है, पूरा बिखरा हुआ विपक्ष है। विपक्षी पार्टियां एक दो तो सड़क पर हैं, बाकी अभी सड़क पे आने की तैयारी कर रहे हैं। मुद्दे उनके सामने हैं, लेकिन उन मुद्दों पर वो ना तो आक्रोश जताने की कोशिश कर रहे हैं, ना वोटरों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सारा माहौल है, ये तो सारा का सारा एक ही ओर संकेत करता है कि बीजेपी को हराने की स्थिति में मुझे कोई भी पार्टी दिखाई नहीं पड़ती। और जैसा अग्निहोत्री जी कह रहे थे, मैं उस बात को स्ट्रेस करने की कोशिश करूंगा कि आज की स्थिति, जैसा जब प्रदीप जी ने भी कहा था, आज की स्थिति जो यूपी में दिखाई पड़ती है, इसको देखते हुए तो कोई भी संदेह नहीं है कि बीजेपी ये चुनाव दोबारा जीत कर आ रही है। रही बात 300 पार का नारा, मुझे लगता है नारा दिया जाए या ना दिया जाए, इसके बारे में कुछ तो दुविधा रही होगी बीजेपी के मन में, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में कम से कम 2-3 बार ऐसा हुआ है कि आपने नारा दिया और वो नारा विफल हो गया। हाल ही में बंगाल के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में भी आपने एक नारा दिया, 200 पार का नारा बंगाल में था, कुछ इसी तरह का नारा हरियाणा में भी था। तो जब जब इन्होंने बड़े नारे दिए कम से कम पिछले 1.5-2 साल में, तो वो थोड़ा सफल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन अगर वो नारा नहीं देते तो मुझे लगता है विपक्ष उनको इसी बात पर एक तरह से घेरने की तैयारी करती कि देखिए अब ये नारा देने से बच रहे हैं। तो 300 पार जाएगी बीजेपी या नहीं जाएगी, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। मैं इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा, और बड़ा इसी के लिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 300 पार कर सकती है। लेकिन जिस बात का आपने भी जिक्र किया, पार करे या ना करे, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बड़ा टारगेट रखेंगे। ऐसा तो नहीं कह सकते कि बस किसी तरह से जीत जाना है, 260-70 सीटें लानी है। मेरा आकलन यह है कि आज की स्थिति देखते हुए संभवतः बीजेपी कहीं 265-270 के आसपास जाके मुझे टिकती हुई दिखाई पड़ती है। उनके वोटों में गिरावट होगा, बीजेपी कम से कम हो सकता है 5-6-7% वोट लूज कर जाए। लेकिन ये वोट चूंकि एक ही पार्टी को ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, वो वोट बिखरा हुआ होगा। जो 7-8% बीजेपी वोट लूज कर सकती है वो बिखर जाएगा। कुछ समाजवादी पार्टी के पास चला जाएगा, कुछ बीएसपी के पास चला जाएगा, कुछ कांग्रेस के पास चला जाएगा, और ऐसी स्थिति में बाय डिफॉल्ट बीजेपी को बढ़त मिल जाएगी और बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। तो मेरा आकलन यही कहता है बीजेपी चुनाव जीत रही है आज की स्थिति देखते हुए, लेकिन वो 300 पार का आंकड़ा जाता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। ओके, यशवंत जी, आपका तो ट्रैकर सर लाइव चलता ही रहता रोज हमेशा इस समय। 2 चीज़ों पे आपसे समझना चाहता हूँ। एक तो ये जो 300 पार पे भी सवाल भी कर रहे हैं लोग कि उतनी ना आए, हो सकता कम हो जाए, तो आपने पिछली बार शायद अपना अनुमान 240 से 260 के बीच में कहीं पे रखा था। अब एक मेरे मन में एक मैथमेटिकल सवाल आता है कि अगर मान लीजिए अभी इनके 2.25 करोड़ सदस्य हैं, ऐसा बीजेपी का दावा है, अगर 2.5 करोड़ सदस्य बना लेते और एक सदस्य के परिवार में 5 आदमी हैं तो 10 करोड़ वोट बनता है करीब। इतना ना मिले, 8 करोड़ में मिले, तो जो अगर 22 करोड़ की पॉपुलेशन में जितनी वोटिंग पॉपुलेशन उसके हिसाब से तो बहुत ही मतलब सधी हुई स्ट्रेटजी इसको कहते हैं, वो बना के चल रहे हैं। ट्रैकर आपका क्या कह रहा है कि 300 के पार जाएंगे, और क्या क्या इश्यूज आपको लगते हैं कि उसमें अगर आती है दिक्कत? तो 300 के पार जाने की संभावना तो मुझे फिलहाल जो आंकड़े दिख रहे हैं ट्रैकर में उसमें बहुत कम दिख रही है। मतलब उसके लिए उसी तरीके की वेव का होना जरूरी है जो कि 5 साल पहले थी। पहली बात तो वैसी वेव नहीं है, एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी जो बैठ जाती है उसका असर। दूसरी बात, जो एमएलएज 325 बीजेपी के जीत के आए उनके अलायंस के साथ में, उन सारे एमएलएज की बड़ी ही दुर्गति है। मतलब वो एमएलए भी और एमपी भी, और एमपीज के अगेंस्ट में मतलब 2 लगातार बैक टू बैक 2 टर्म हो गए हैं बहुत सारी जगहों पे, उनकी भी एक इनकम्बेंसी है। तो लोकल लेवल की भी इनकम्बेंसी अपनी जगह पे चढ़ रही है। तो ये जो संजय जी ने कारण गिनाए, उन्हीं सारे कारणों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मोर और लेस कारण वही सब हैं कि 300 पार तो दुविधा में लग रहा है अभी नंबर। लेकिन हाँ, 100 सीट भी कम होगी तो भी 225 हो जाएगा, उससे ऊपर हो जाएगा तो 250 हो जाएगा। जो संभावना है वो 250 के आसपास की इस समय के आंकड़ों में ज्यादा लग रही है। और एक बात यहाँ पर यह भी है कि पिछली बार जिस तरीके से लगभग चौतरफा बटा हुआ था, वैसा चौतरफा बटा होने के बाद में भी मुकाबला बाइपोलर ज्यादा होगा इस बार। कारण ये है कि उस बाइपोलैरिटी के उसमें बीजेपी के खिलाफ एक क्लियर कट जो लड़ाई है वो दरअसल एसपी और आरएलडी गठबंधन की दिखाई देती हुई दिख रही है, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
जहां आरएलडी के लिए काफी अच्छा खासा अपस्विंग है। दरअसल वहां पर जयंत का काम काफी अच्छा सराहा भी जा रहा है, उनके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं और तकरीबन 3-4% का पुल तो वो अकेले लेके आ रहे हैं गठबंधन के लिए। तो अगर आप आरएलडी को हटा दीजिए एसपी के इक्वेशंस में से, तो एसपी का दरअसल जो 29-30% का आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो घट के 26% पे फट से आ जाएगा। तो इसलिए वो गठबंधन सही चल रहा है, उसके कारण उनको एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है और वही बड़ा नुकसान भी बीजेपी का होगा। बाकी सारे क्षेत्रों में जो नुकसान होगा बीजेपी का वो बहुत मार्जिनल होगा। और अगर बड़ी तादाद में उन्होंने टिकट काट दिए, नए लोगों के चेहरे दे दिए, तो हो सकता है कि वो काफी हद तक उस नुकसान को कंटेन भी कर लेंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज इस समय जो आंकड़े हैं वो तो बीजेपी के पक्ष में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपके सवाल का संक्षिप्त जवाब ये है कि 300 जो है वो तो बहुत लंबी दूर की बात है। एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट जो है वो 240-250 जिसको संजय जी इशारा कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा मैं और ज्यादा कंजर्वेटिव हूँ, उतनी ही सी बात है। और बाकी उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं। अब इन सारी चीजों में देखिए तो बड़ी अजीब, एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो आंकड़ा होता है कि चुनावी गणित में किसकी सीटें ज्यादा आ रही कम आ रही, और दूसरा होता है कि पब्लिक का सेंटिमेंट क्या। अगर आप ये बोलेंगे कि पब्लिक का सेंटिमेंट पूरी तरह बम है कि नहीं, बहुत ज्यादा खुश है इस सरकार से और बिल्कुल सब कुछ सही है, बड़ा अच्छा है, तो वो कहना गलत होगा। लगभग 48% हम लोग एक सवाल पूछते हैं कि आप इस सरकार को से नाराज हैं और आप बदलना चाहते हैं, और या फिर आप इस सरकार से खुश हैं और नहीं बदलना चाहते, और एक तीसरा ऑप्शन होता है हम इस सरकार से नाराज हैं लेकिन हम इसे नहीं बदलना चाहते। तो इस समय यूपी बिल्कुल जैसे दो फाड़ है। तकरीबन 50% यूपी कह रहा है कि हम नाराज हैं और हम बदलना चाहते हैं। 25% है जो कहता है कि हम नाराज नहीं हैं और हम इसको रखना चाहते हैं, ऐसे एज इट इज रखना चाहते हैं, हम खुश हैं। और 25% कह रहा है हम नाराज हैं लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। यानी यूपी जैसे बीच में दो फाड़ हो रखा है। अंतर केवल यह है कि जो दो फाड़ में ऐसे हैं जो नाराज हो चाहे ना नाराज हो, बदलना नहीं चाहते, वो वन पॉइंट प्रोग्राम की तरह वो बीजेपी के खाते में ही जाएंगे। लेकिन जो 50% बदलना चाहते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा एसपी आरएलडी के पक्ष में भले ही जाए, लेकिन एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बाकी पार्टियों यानी कांग्रेस के और बीएसपी के भी हिस्से में जाएगा। इसलिए ये बाइपोलर होते हुए भी एक्चुअली क्वाड्रेंगुलर चतुष्कोणीय मुकाबला होने की संभावना ज्यादा नजर आएगी। लेकिन इसमें आंकड़ों के इस पूरे खेल में अगर बीजेपी ये सोचे कि सब कुछ रोजी है, लोग नाराज नहीं है, तो मेरा केवल ये कहना होगा कि अगर आप 50% और 25% जो लोग नाराज हैं उनकी संख्या को जोड़ दें तो 75% उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हमारी नाराजगी है, और ये बड़ा नंबर है। अब ये विपक्ष का फेलियर है कि इस नंबर को वो एनकैश नहीं, ये विपक्ष ही देगा। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो अभी यशवंत जी ने कहा कि 50% लोग हैं जो नाराज हैं, बदलना चाहते हैं, लेकिन 50% बटे हुए हैं, दूसरी तरफ हैं, और जो नाराज वाले हैं वो पता नहीं कहाँ बिखर के जाएंगे। प्रियंका जी भी बहुत जोर मार रही है, तो कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से बीजेपी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एज क्या है इस चुनाव में? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि चूंकि हमसे पहले जितने लोगों ने बोला तो सारे लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, चुनावी जानकार हैं, तो उन्होंने लगभग वो बातें कही जो बहुत साफ साफ दिख रही हैं। और आज अमित शाह जब लखनऊ में थे तो उन्होंने जब ये कहा कि देखिए योगी जी को जिताना इसलिए भी आवश्यक है कि अगर 2024 में आपको नरेंद्र मोदी की सत्ता देखनी है तो बुनियाद फाउंडेशन वो उत्तर प्रदेश से बनेगी। अब 2-3 बातें जरा समझनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये समझेंगे तो हम नंबर्स की बात बाद में कर लेंगे उसको। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश बड़े अलग अलग पॉकेट्स में है, यानी वो इलाका अपनी खास पहचान, खास तरीके की बातचीत, खास तरीके की राजनीति के लिहाज से चलता है। वो बहुत स्पष्ट है, अवध है, पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है। दूसरा, जातियों के एस्पिरेशंस बहुत बढ़े हैं, जिसको आमतौर पर हम इस तरह से देखते हैं कि अरे देखिए वो राजभर जी ने तो कह दिया कि अब हम चले जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ, एक भी सीट अगर अखिलेश नहीं देंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। फिर मैं अभी एक सप्ताह पहले प्रयागराज में था तो मैंने देखा कि वो मुकेश सहनी जो बिहार वाले हैं तो वहां से चले आए थे, वहां प्रयागराज में झूसी के पहले वो सभा कर रहे हैं। वो वहां मैंने देखा कि कुछ लोग जुटे थे, हालांकि बड़ी छोटी संख्या थी।
तो चूंकि ये पूरा जो बेल्ट है जहां भगवान श्री राम पार किए थे श्रृंगेरपुर से, तो पूरा हम कहें कि गंगा के किनारे किनारे का जो पूरा बेल्ट है, तो ये प्रयागराज से होते हुए जौनपुर, गाजीपुर सब आगे तक जाता है। तो निषादों का बड़ा समाज, एक कहेंगे ताकत है उनकी। तो ये जो हम कहते हैं कि छोटे छोटे जो समूहों की ताकत बढ़ी, या कहें कि उस ताकत को अमित शाह ने बहुत स्ट्रेटेजिकली उसको तैयार किया है। उनकी जो अंदर की भावनाएं थी उसको भड़काना भी शब्द कह सकते हैं अगर उस तरह से कहें, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिहाज से संजोया। अब आज की तारीख में जब हम कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर वो नाराज होकर चले गए, तो उसी समय में एक राजभर और दूसरी छोटी जातियों का समूह है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला आता है। जब हम ये कह रहे हैं, तो मैं संयोग से जितनी जगह गया, अभी पिछले हफ्ते में कई जगह होके आया, तो यादव और मुसलमान वो बड़ा मजबूत है, और चूंकि चंक उसका बड़ा स्ट्रांग है, वो आप देखेंगे तो यहां से शुरू हो जाता है पूरा, जिसको हम कहें कि मुलायम सिंह जी के स्थान से लेकर और आजमगढ़ तक, यानी दोनों जो उनका जो संसदीय क्षेत्र रहा, जहां मानते हैं कि हारेंगे तो यहां चले जाएंगे या यहां चले आएंगे, तो दोनों तरफ तक बहुत ताकत में जहां है तो वो दिखेंगे, संख्या में सबसे ज्यादा है और बड़ी ताकत दिखती है। जब अभी अखिलेश यादव ने अपनी विजय यात्रा निकाली तो उसमें दिखा। लेकिन पटेल, पाल, कुशवाहा, निषाद, इस तरह के जो समूह हैं वो आक्रामक हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि फूलपुर विधानसभा के सहसों चौराहे पे मैं ऐसे ही बात कर रहा था, तो आमने सामने एक यादव और पटेल थे, तो उसने जब कहा कि हमको सब मिला, राशन मिला, हमको 6,000 रुपया मिला, हमको मतलब सब कुछ मिला जो मिलता है, जो मोदी जी का, योगी जी का जो कुछ मिला, कहे सड़क बड़ा बन गई सरकार में, लेकिन काम नहीं हुआ। तो उसने कहा कि अरे यादव हैं इसे बोल रहे हैं। तो उसने कहा, जब ये बोला तो उसने कहा कि भाई आप रोजगार कहां मिला? तो उसने कहा हाँ तुम बेरोजगार हो गए ना, तुम्हारी सरकार थी तो तुमको रोजगार मिला, अब हमारी सरकार है तो हमको रोजगार मिल रहा है। और ये बोलने वाला कोई ब्राह्मण राजपूत नहीं था, कोई वैश्य नहीं था, कोई सवर्ण नहीं था, वो पटेल था जो सहसों चौराहे पे बोल रहा था कि हमारी सरकार है ये। मुझे लगता है कि जब इस तरह से हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हर पॉकेट में भारतीय जनता पार्टी ने वो जो वहां एक अलग तरह का एक मजबूत समूह था, उसके सामने छोटे छोटे समूह जिनकी एस्पिरेशंस थी, जो लड़ते थे गांव में लेकिन बोल नहीं पाते थे, उनको तैयार कर दिया और उनको भी पकड़ के भी रखा है। मुझे लगता है कि 300 के आंकड़े पर बात तो थोड़ा आगे करेंगे, क्योंकि अमित शाह अभियान शुरू करने गए थे तो वहां बोले, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम इस तरह से देखते हैं, और उसमें बहुत क्लियर कट है मोदी योगी का ब्रांड है, और नारा उनका बिल्कुल कोई आंकड़ा नहीं, कुछ नहीं, नारा है सोच ईमानदार, काम दमदार। अब आप जितने मामले कहे कि बिगड़ गए, एकदम सबसे खराब से खराब मामले पर जाइए, चलिए मैं अभी के लखीमपुर की बात कर लेता हूं, लेकिन सब कहते हैं कि योगी जी ने कमाल कर दिया, टिकैत को मैनेज कैसे कर दिया, ये तो भाजपा का एजेंट हो गया राकेश टिकैत। फिर गोरखपुर कहते हैं तो उनकी पत्नी जो समाजवादी पार्टी के साथ बोल रही थी, बाद में अपनी बालकनी से खड़ी होकर कह रही कि समाजवादी पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। यानी क्या है कि जो सोच ईमानदार, काम दमदार योगी जी के लिए वो कह रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ अंत में जाकर हर समस्या को ठीक कर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह सोच रही है, और चूंकि जब इसमें हम विस्तार में जाएंगे तो और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको भाजपा ने कील कांटे दुरुस्त किए हैं, वो मैं अगली टिप्पणी में बात करूंगा। जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक में जाते जाते मैं आप लोगों के लिए एक सवाल रखता हूं जिसको आगे डिस्कस करूंगा कि क्या नैरेटिव्स और ग्राउंड रियलिटी में डिफरेंस है क्या। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जो मैंने कहा था कि बहुत सारे नेता और राजभर को देख के लगता हूं समाजवादी पार्टी साहब, लेकिन सेकंड लाइन, थर्ड लाइन की बड़ी जमात की नेताओं के साथ बीजेपी की बहुत तगड़ी मीटिंग्स चल रही है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, रोज खबरें हम लोग देखते हो, या आप यूपी में फोन करें तो आपको पता चलता है। तो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी भी उन्होंने अपनाई है कि ठीक है सुखदेव राजभर जी कहीं भी वोट करें, बाकी तो हमारे साथ ले लेंगे। क्या, इसलिए मैं ये सवाल रख रहा था कि नैरेटिव्स कुछ दूसरे बनते हैं, ग्राउंड में कुछ और चल रहा हो, क्योंकि बीजेपी हर बार इस तरह से करके सरप्राइज भी करती है। ब्रेक के बाद इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और ईबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में स्वागत है आपका ईबेक्स कैश स्टूडियो में, और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। ब्रेक से पहले हमने चर्चा की यूपी में स्ट्रेटेजी जो बीजेपी ने रखी है। सर ये वाला सेगमेंट थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट रखिएगा। देशमुख जी आपसे शुरू करता हूं, क्या नैरेटिव्स और ग्राउंड रियलिटी में बड़ा फर्क है क्या? क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि सरप्राइज करते हैं, और एक थोड़ा सा फैक्टर चल रहा है, जैसे बंगाल की भी चर्चा हुई 2019 में
टारगेट दिया गया 21 सीटों का, आशा जी ने ऐसा बोला, और 18 सीटें वो जीत भी गए। तो ये वाला फैक्टर भी यूपी में थोड़ा वर्क कर सकता है क्या? टारगेट जैसा कि बोला संजय जी ने कि विधानसभा चुनाव में भी 200 सीट का था। आप क्या टारगेट सेट करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है आप जो टारगेट सेट करते हैं क्या वोटर भी उस टारगेट से इत्तेफाक रखता है। आपके टारगेट सेट करने से बहुत अच्छी, मतलब आप अपने हर किसी को टारगेट सेट करने का पूरा इख्तियार है, हर एक को पूरा अधिकार है। मैं टारगेट सेट करूं कि मुझे कुछ और बनना है, लेकिन जनता को जो बनाना है वो भी तो, जनता का भी तो एक अपना टारगेट सेट होता है। सवाल यह है आपका टारगेट जनता के टारगेट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लोकसभा चुनाव में आपका टारगेट जनता के टारगेट से मैच कर रहा था, आप सही हो गए। अब विधानसभा चुनाव में जनता का टारगेट कुछ और था, ममता बनर्जी थी, आपका टारगेट नहीं क्लिक किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी बात आपने परसेप्शन की बात की, परसेप्शन ऑफ विनेबिलिटी। आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल ट्रैकर में हम लोग लगातार लगभग 1.5-2 साल से लगातार कह रहे थे कि ममता बनर्जी बहुत आराम से जीत रही है, कहीं पे भी बीजेपी दूर दूर तक सत्ता की रेस में ममता बनर्जी के आसपास भी नहीं है। लेकिन एक सवाल जो हम ट्रैकर में पूछते हैं कि आप किसी को भी वोट दीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता, आप ये बताइए कि आपके हिसाब से सरकार किसकी बन रही है। तो आप ये समझिए कि फरवरी के मिड फरवरी तक लगभग पश्चिम बंगाल में बड़ी तादाद में लोग ये कह रहे थे कि उनके हिसाब से बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन जब उनसे पूछते थे कि आप वोट किसको दे रहे हैं तो बोलते थे टीएमसी को दे रहे हैं। तो एक नैरेटिव और एक परसेप्शन की जो बैटल होती है, उसमें परसेप्शन की बैटल में तो बीजेपी जीत रही थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो हकीकत वोट डालने की बैटल थी उसमें हार रही थी। दिक्कत यह है कि जो वोट पड़ता है और जो परसेप्शन है वो अलग अलग चीजें हैं। ये मिड फरवरी के बाद से परसेप्शन वहां पे एक तरह से बदलना शुरू हुआ और अंत तक आते आते परसेप्शन और ममता बनर्जी की जीत दोनों के आंकड़े लगभग बराबरी पे थे। तो ये इसको भी आप समझिए, ये बात मैं दोनों के ऊपर लागू कर रहा हूँ, ना केवल बीजेपी पे बल्कि जो उत्तर प्रदेश का अपोजिशन है उसके ऊपर भी। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो अपोजिशन पार्टी के बहुत हितैषी हैं, बहुत वो हैं, वो कहते हैं यशवंत जी आप ऐसा कह रहे हैं और आपके आंकड़ों में तो आता है लोग बड़े नाराज हैं बीजेपी से, इस सरकार से नाराज हैं। जब इतने सारे लोग नाराज हैं और सरकार बदलना चाहते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार नहीं बदलेगी। सर अरे भाई, परसेप्शन और एक्चुअल वोटिंग दो अलग अलग चीजें हैं ना। 25% लोग ऐसे भी यूपी में हैं जो कह रहे हैं हम बहुत ज्यादा नाराज हैं सरकार से, लेकिन हम वोट अंत में बीजेपी को ही देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि सपा आए, बसपा आए, कांग्रेस आए, मजबूरी है, देंगे। अब इसका आप क्या कर लेंगे। तो पब्लिक है वो अपने मन की बात भड़ास निकालती है कि हमारी नाराजगी बहुत है, लेकिन अंत में हम इनको वोट दे देंगे। अब आप उस नाराजगी को नहीं बुना पा रहे हैं या अपने लिए लंबी लाइन नहीं खींच पा रहे हैं, इसमें पब्लिक का क्या दोष है। करेक्ट। प्रदीप जी, आपकी राय इस पे क्या है या आपका असेसमेंट क्या है ग्राउंड रियलिटीज पे और इस सच्चाई पे, नैरेटिव्स पे। दूसरा कि अगर कोई आपको दिखता है कि हाँ बीच में एक फैक्टर है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी, तो आप उसका मेंशन कर सकते हैं। देखिए नीरज जी, ऐसा है कि हर प्रदेश की स्थिति अलग होती है पार्टियों के हिसाब से। यशवंत जिसका जिक्र कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का, वहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी डोमिनेंट पार्टी, यहाँ बीजेपी डोमिनेंट पार्टी। वहां बीजेपी नहीं थी जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा नहीं। एक दूसरा, बीजेपी ने पिछले 7 साल में एक एस्पिरेशनल वोटर बनाया है, अलग वर्ग बनाया है, जो अपनी जाति से हटकर जब विकास की बात आती है उसको बेनिफिट मिला है, वादा नहीं हुआ है, गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया है, उससे मुफ्त राशन मिला है, उसे जो है किसान सम्मान निधि मिली है, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला है, गैस कनेक्शन, शौचालय, ये सब चीजें मिल चुकी हैं और जिनको नहीं मिली है उनको यकीन है कि मिलेगा। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, दुनिया की कोई सरकार नहीं होती जो सबको खुश कर सके, जिससे सब लोग खुश हो। सवाल मतदाता के सामने ये होता है कि अगर हम इस सरकार को हटाएं तो विकल्प क्या है। तो क्या वो विकल्प इससे बेहतर है? अगर उसका जवाब आता है हाँ तो सरकार बदल जाती है, अगर नहीं आता है तो नहीं बदलती। हम पिछले 25-30 सालों में प्रो इनकम्बेंसी का भी ट्रेंड देख रहे हैं। एक सरकार कोई जो है किसी पार्टी की एक बार आती है, 2 बार, 3 बार, अभी बंगाल की बात कर रहे हैं, तीसरी बार ममता बनर्जी आई, तो कहां गई एंटी इनकम्बेंसी। तो बारिश हो रही है, उसका पानी तो सबके लिए उपलब्ध है, वोटर सबके लिए उपलब्ध है, उसको लेने की क्षमता किसके पास है? आपके पास बर्तन कितना बड़ा है, संगठन कितना बड़ा है,
नेतृत्व कैसा है। बीजेपी की पिछली बार जो सबसे बड़ी कमी थी वो था प्रदेश का नेतृत्व नहीं होना। इस बार वो कमी दूर हो चुकी है। विपक्ष की बात करें तो आज एक सवाल जो पूछा अखिलेश यादव से अमित शाह ने कि सिर्फ इतना बता दें कि विदेश कितने दिन रहे। तो आप ये बताइए कि जो छात्र साल भर पढ़ाई कर रहा है और जो इम्तिहान के दिनों में पढ़ाई कर रहा है, दोनों में से किसके अच्छे नंबर आए। वोट ले अगर रट्टा मार ले तो अपनी एक मिनट उससे संतुष्ट नहीं है। कोई ये मानने को तैयार नहीं होगा कि जाटव वोट बसपा से खिसक के बीजेपी के पास आ सकता है, लेकिन बीजेपी इसके लिए प्रयास कर रही है 3 साल पहले से योजना बना के। बेबी रानी मौर्य जो जाटव हैं उनको बनाया गया गवर्नर पहले उत्तराखंड का, उनका स्टेटस बढ़ाया गया कि नाम लोग जान सके, पहचान बने, फिर वहां से इस्तीफा दिलाकर सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। अब उनको हर जिले में घुमा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाटव वोट जो है बीजेपी को आ जाएगा, हो सकता है 1% भी ना आए, लेकिन ये कोशिश हो रही है बड़ी गंभीरता से। जी, बाकी पार्टियां, विपक्षी दल कौन सी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव से 3 महीने पहले आप गठबंधन बनाएंगे, ये पहले ऊपर तो बन जाएगा, नीचे कार्यकर्ता के स्तर पर, मतदाता के स्तर पर वो सिंक्रोनाइजेशन होगा क्या? क्या गांव में, आप भी जानते हैं गांव की हकीकत, यादव और राजभर एक साथ बैठ सकते हैं? हो सकता है बैठ जाए, हम ये नहीं करें कि नहीं बैठे, लेकिन ये सब सवाल जो हैं। और दूसरी आखिरी बात ये है कि देखिए बीजेपी के सामने जब भी चैलेंज आता है तो वो अपना मयार और ऊपर कर देती है। आज जो आरएलडी और सपा का गठबंधन है, कितना भी चैलेंजिंग हो, वो 2019 के सपा बसपा आरएलडी के चैलेंज से बड़ा नहीं हो सकता। बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ा के 49% कर दिया। तो इस समय जो चैलेंज है, और सब कुछ बीजेपी को उपलब्ध है, सरकार है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, ईमानदार मुख्यमंत्री, और मैं कहता हूं बीजेपी के पक्ष में सिर्फ एक मुद्दा अगर है तो वो है कानून व्यवस्था। लड़कियों के मन में, लोगों के मन में ये जो आया है कि सुरक्षा मिली है हमको। आप हाथरस और जो है उन्नाव की घटना से इसको मत देखिए, उससे देखेंगे तो वो तो खैर वन ऑफ घटनाएं होती रहती। प्रदीप जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कुछ लोग जो मतलब दूसरे समर्थन के लोग हैं, वो भी ऑफ कैम हम लोगों से कहते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था तो बड़ी चुस्त दुरुस्त हो गई है। उनकी मजबूरी ऑन एयर नहीं बोलते होंगे वो, लेकिन अग्निहोत्री जी, नाराजगी है कुछ लोगों की, आप चर्चा में निकल के आ रहा है, वो क्यों नाराज है? क्या चीज डिलीवर नहीं की बीजेपी ने जिसकी वजह से लोग नाराज भी हुए हैं? नहीं, देखिए, अब यशवंत जी ने जो बात कही है, जो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो जो ट्रैकर से तो सवाल पूछ रहे हैं, नहीं, आपके उसमें एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, 50% उन्होंने कहा कि जो सरकार को बदलना चाहते हैं, 25% ऐसे हैं जो नाराज हैं, बदलना नहीं चाहते लेकिन नाराज हैं, यानी 75% ऐसे हैं जो सरकार से नाराज हैं। तो 75% अगर नाराज हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। अब वो कारण अगर मान लीजिए हो सकता है किसी को दिख रहे हो, किसी को नहीं दिख रहे हो, तो अलग अलग कारण है उसके। अब सबसे बड़ा कारण तो महंगाई है। अब महंगाई, पेट्रोल डीजल का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मेरे एक दोस्त है, ट्रांसपोर्टर हैं कानपुर के, वो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन रोज उनका फोन आता है कहते हुए कि भैया क्या करें, हम तो बर्बाद हुए जा रहे हैं, हम तो लाखों के नीचे आ गए। तो अब ऐसी समस्याएं हैं लोगों की। ठीक है, मान लीजिए राशन मिल रहा है मुफ्त का सरकार की तरफ से, लोग उसकी जय जयकार भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ दूसरी चीजें महंगी हो गई हैं, वो उनको लेनी पड़ रही हैं। किसानों को 6,000 रुपए साल के मिल रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही है, डीजल महंगा है। तो दोनों तरफ से चीजें, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हरा ही हरा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया है। अगर ऐसा है फिर तो 400 पार का लक्ष्य जो है वो अखिलेश की बजाय अमित शाह जी का होना चाहिए। अगर सब कुछ हरा हरा है, बिल्कुल सारी डिलीवरी हो गई है, सब कुछ जो है, कोई सारे सामाजिक वर्ग एकजुट है बीजेपी के पीछे, पिछड़े एकजुट हैं, अगड़े एकजुट हैं, दलित एकजुट हैं, खाली यादव मुसलमान छोड़ करके, तो फिर तो 300 नहीं, 350, 400 का लक्ष्य पूरा हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। परसेप्शन बिल्डिंग में बीजेपी सबसे आगे रहती है, और आज से नहीं, अटल जी, अडवाणी जी के जमाने में बीजेपी परसेप्शन बिल्डिंग में सब आगे रहती थी। कारपेट बॉम्बिंग का शब्द अरुण जेटली और प्रमोद महाजन का दिया हुआ है,
और वो उस समय भी कारपेट बॉम्बिंग होती थी जब कई राज्यों में लगता था कि बीजेपी, हम लोग तो उत्तर प्रदेश में चुनाव, प्रदीप जी तो मुझसे भी पहले से कवर कर रहे हैं, हम लोग कवर करते तो लगता था बीजेपी आ रही है। 6 दिसंबर 1992 के बाद लगता था 1993 में बीजेपी जीत रही है, लेकिन उल्टा हो गया। तो परसेप्शन बिल्डिंग में बीजेपी की मशीनरी बहुत जबरदस्त है, उसमें उसको पूरा सहयोग मिलता रहा और अब तो उसके हाथ में सब कुछ है, पूरा तंत्र है उसमें उसको, और इसका उसको फायदा भी मिलता है। ऐसा नहीं है बड़ा फ्लोटिंग बोट उसको परसेप्शन के कारण जाता भी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो आपने कहा, परसेप्शन और ग्राउंड रियलिटी दोनों में वो अगर पिछड़ों को लेकर के संशय नहीं है तो जो दूसरी पांच के नेता हैं उनसे बीजेपी के नेता क्यों बात कर रहे हैं? आखिर कहीं ना कहीं उनको लगता, और ये किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए अच्छी बात है कि अगर वो अपनी कमजोरियों को समझे, परसेप्शन बनाए कि सब कुछ हरा हरा है, और उसके बाद जो है उसके समर्थक भी जो है इस बात को लेके कहें कि सब कुछ हरा हरा है, लेकिन वो अपनी कमजोरियों को समझ करके उनको दूर करने की कोशिश करे, उसमें बीजेपी कर रही है। इसीलिए जो है आप देखिए संजय निषाद जिनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ, नाराज हो गए, सब हो गए, लेकिन वापस उनको ले लिया बीजेपी ने अपने साथ, क्योंकि उसको मालूम है कहीं ना कहीं कि निषादों के लिए उसको नाम चाहिए। हालांकि ये भी जैसा कि ओम प्रकाश राजभर के लिए हर्षवर्धन कह रहे थे कि सारे राजभर उनके साथ नहीं है, ऐसे संजय निषाद के लिए भी मैं देखता हूँ तमाम सारे कार्यक्रम आते हैं, निषाद कहते हैं हमारे ठेकेदार थोड़ी है। तो हर जाति में उपजातियों की भी एस्पिरेशन हो गए हैं। अब उसमें एक नेता अगर बीजेपी के साथ है, दूसरा सपा के साथ चला जाता है, एक अगर सपा के साथ है, दूसरा बीजेपी के साथ चला जाता है। वहां भी इस तरह के तमाम सारे मतभेद हैं। अब जातियां भी एकदम से थोक भाव में एकजुट नहीं रह गई हैं, अब उनके अंदर भी तमाम नेतृत्व पैदा हो गए गांव-गांव में, जैसे प्रधानी के चुनाव में होता था। तो ये भी बहुत सारी करंट्स, अंडर करंट्स समाज के भीतर चल रही हैं। अब ये बताइए, क्या जाट उसी तरह एकजुट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ जैसे 2019 और 2014 और 17 में थे? क्या पिछड़े उसी तरह एकजुट है? गैर यादव पिछड़े जैसे 2017, 2014, 2019 में एकजुट थे? क्या गैर जाटो दलित वैसे ही एकजुट हैं बीजेपी के साथ? क्या सवर्ण वैसे ही एकजुट है? अगर इन सबके सवालों के जवाब हाँ है तो बीजेपी 350 पार है, अगर ना है तो बीजेपी के लिए चुनौती है। जी संजय जी, ये बताइए कि जो जातियों का समीकरण है उस पर आप ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं, चाहे राजभर हो चाहे जो हो। एक होता है कि आप अपने इशू के साथ किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक होता है कि आप समीकरण भरा रहे हैं कि कहाँ 2-4 ज़्यादा सीटें मिल जाए। राजभर जी की क्या मतलब प्लेस वैल्यू मुझे नहीं समझ में आती, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी के साथ भी कहीं भी फिट हो जाए जिससे गेन हो जाए। मेरे को मुझे लगता है ये अब पब्लिक देख लेती है कि आप कौन से गेन के लिए अपने टाँके बढ़ा रहे इधर उधर। तो वो आप ये तो संजय निषाद पे भी लागू होता है, सब पे लागू होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो जातियां अपने टाँके बढ़ाती रहती हैं ना, इसलिए मैंने कहा था कि बहुत सीरियस है वो इशू जो ग्राउंड पे दिखता है कि जो सेकंड लाइनर नेता है बड़ी तादाद में है, उनका कनेक्ट क्या है, किसके साथ है, क्योंकि ऊपर वाले नेता तो अपनी सीट बनाने में लगे हुए खाली। संजय जी, लेकिन जो बात अभी अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुद्दे हैं जिस पर लोग नाराज हैं, क्या महंगाई एक मुद्दा है क्या? मुझे तो ये मुद्दा बनता हुआ नहीं दिख रहा कि इससे लोग बहुत नाराजगी के साथ रोष व्यक्त कर रहे हो। जी 2-3 प्रश्न आपने प्रश्न किए। सबसे पहले मैं महंगाई के मुद्दे पर आता हूं। अगर आज लोगों से पूछें, चुनाव अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई, ऐलान नहीं हुआ, अगर आज पूछें तो लोग कहेंगे महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आज तो महंगाई का मुद्दा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी, जब कैंपेन शुरू होगा, तो मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार में है, उन्हें पता है इस बात का कि लोगों के बीच में महंगाई एक मुद्दा है। लोगों में अगर एक नाराजगी किसी एक मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा है तो वो मुद्दा महंगाई का है। लेकिन बीजेपी अपने कैंपेन के दौरान इतनी कुशलता से अपने कैंपेन को चलाएगी जिससे महंगाई के मुद्दे को से भटकाया जा सके, लोगों को बड़े मुद्दों की ओर इशारा होगी। देश की यूपी के कानून व्यवस्था की चर्चा होगी, देश की सुरक्षा की चर्चा हो सकती है और तमाम तरह के मुद्दे आएंगे। इस तरह से प्रचार को चुनावी प्रचार को एक तरह से बॉम्बार्ड किया जाएगा जिससे लोगों के बीच में यह भावना होने लगेगी कि महंगाई आज है, कल शायद महंगाई पर काबू पा लिया जाए, लेकिन देश की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, समाज में सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसके लिए उसमें हमें सुरक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है। और महंगाई और ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इस पर तो काबू बाद में पाया जा सकता है। तो महंगाई आज हमें मुद्दा दिखाई पड़ेगी, लेकिन चुनाव आते आते बीजेपी सक्सेसफुली इसको डिफ्लेक्ट कर देगी। जो दूसरा आप कह रहे थे कि लोगों को दिख जाता है कि कुछ नेता जब किसी पार्टी के साथ अलायंस करते हैं तो क्या वो आइडियोलॉजिकल लाइंस पे करते हैं या सिर्फ अपनी एक तरह से छोटे छोटे फायदों के लिए करते हैं। और आपने कहा जनता सब देख लेती है, लेकिन एक्चुअली में ये छोटी रीजनल पार्टियां हैं जिस तरह की पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो उन पार्टियों के लिए उनकी जनता जो है, उनका जो कोर सपोर्टर है वही होता है।
और उनको ये चिप दिखाई नहीं देता, उनको सिर्फ दिखाई देता है मुझे अपने नेता के पीछे खड़ा रहना है। और आप तमाम ऐसी ऐसी छोटी छोटी पार्टियों का जिक्र कर सकते हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, तमिलनाडु हो, किसी राज्य का जिक्र कर लें। तो भले ही हमें यहाँ बैठ के लगता है कि नहीं, जनता सब समझ रही है कि फला व्यक्ति इस पार्टी के साथ इसी के लिए जा रहा है क्योंकि उसे अपना फायदा दिख रहा है, ये तो कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है ही नहीं है। मुझे लगता है उनकी जो जनता है, जिसका वो वोट लेने के लिए एक तरह से ये सब कर रहे हैं, उनको ये दिखाई नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ यही दिखता है कि हमें अपने नेता के पीछे खड़ा रहना है। अगर आप रामविलास पासवान की पार्टी का जिक्र करें, उन्होंने तमाम तरह के पार्टियों के साथ गठबंधन किया और बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहा, तो क्या वो गठबंधन इस बात पर निर्धारित रहता था कि दोनों पार्टियां आइडियोलॉजिकली एक जैसी थी? नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी आप देखें कि पासवान की पार्टी को, रामविलास पासवान जी की पार्टी को हमेशा एक कोर 7, 8, 9, 10% वोट मिलते रहे और कुछ ना कुछ उनके एमएलए एमपी जीत के आते रहते थे। हर्षवर्धन जी, संक्षेप में रखिएगा, इसी बात में थोड़ा और कुरेद रहा हूं। देखिए, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया सर कि पासवान जी की पार्टी का एक सर्टेन वोट बैंक है जो उनको हमेशा मिलता रहता है, या और बहुत सारे लोगों को मिलता रहता है। लेकिन कोई नेता अपनी जाति के लिए कुछ काम कराने के इशू पे किसी से जुड़ा या अलग हटा नहीं, मेरे को मंत्री नहीं बनाया इसलिए मैं हट रहा हूं, मेरा ये काम नहीं हुआ इसलिए मैं हट रहा हूं। इसलिए मुझे लगता है ये इस बार, मतलब ये फार्मूला नहीं हो सकता, लेकिन इस पिछले 5 सालों में डिलीवरी के थ्रू उन्होंने नीचे से उनको काटने की कोशिश की है। ये मेरी एक प्रमेय है, आप इस पे टिप्पणी कर सकते हैं हर्षवर्धन जी। नहीं, निश्चित तौर पर ये है, लेकिन इसके बावजूद जो मैंने कहा ना कि सब कुछ मिल रहा है लेकिन सरकार कुछ काम नहीं किए, मतलब उनका अपना जो एक मन में है उस हिसाब से बोलते हैं। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जितने भी लोग हैं कितना अच्छे से समझ रहे हैं, वो थोड़ा समझना चाहिए। मैं एक बस छोटी सी बात ध्यान में दिलाता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले संगठन का इंचार्ज राधा मोहन सिंह को बनाया था, उसके बाद मंत्रियों को इंचार्ज बनाया। धर्मेंद्र प्रधान विद्यार्थी परिषद से आते हैं, पिछड़ी जाति के नेता हैं, ओडिशा से आते हैं, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी की गुड बुक में माना जाता है। जो उत्तर प्रदेश में संगठन को लेकर, सरकार को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे और उस पर जो जाति के साथ, जिसको हम बार बार कह रहे हैं ना कि जाति संतुलन भाजपा कैसे खोजती है, तो जब उसका नेता जाएगा तो उससे बात करेगा ना। तो धर्मेंद्र प्रधान हैं, अनुराग ठाकुर हैं, शोभा करंदलाजे हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, विवेक ठाकुर हैं, सरोज पांडे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ताजा वाले इंचार्ज हैं। मैं ताजा वाले इसलिए कह रहा हूं कि इसके पहले संगठन का काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय इंचार्ज है, और बहुत आप ध्यान से देखेंगे तो हर क्षेत्र के लिए, यानी हम तो उसको 4 हिस्सों में वैसे देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसको अलग तरह से देखती है, उसके लिहाज से ही नेता चुन के भेजा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह को या जेपी नड्डा को नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश का समीकरण कितना कठिन है, कि एक कोई तार गड़बड़ फिट हो गया तो पूरा का पूरा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये 300 का जो आंकड़ा है, ये बहुत सोचा समझा आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान यादव गठजोड़ इतना मजबूत है कि आप 400 पार की बात हंसी मजाक में कर सकते हैं। कोई भी पार्टी 400 पार वाला आंकड़ा देती है तो सिर्फ और सिर्फ वो हाथ से विनोद कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही। जी, समय समाप्त हो रहा, तो मैं यहाँ पर रैप करूंगा। एक बात यहाँ मैं तथ्य के लिए या ऐसे संदर्भ के लिए कहना चाह रहा था, जब वो शाइनिंग इंडिया का एक नारा चला था, उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी और चुनाव हार गई थी, तो जनरल परसेप्शन में पढ़िए लिखिए तो ये बोलते हैं कि देखिए वो नहीं चल पाया था नारा और हार गए थे। लेकिन दरअसल उसकी डिटेलिंग में अगर आप जाएंगे तो 2 फैक्टर थे जो हार रहे थे, कि एक ममता जी अलग हुई थी, एक तमिलनाडु की जयललिता जी अलग हुई थी। सीटों में आप देखेंगे तो बीजेपी की उतनी सीटें नहीं घटी थी जितनी बीजेपी की कांग्रेस ने बढ़ा ली थी। इसलिए फैक्चुअली मुझे लगता है ये तथ्य गलत है कि शाइनिंग इंडिया वाला मामला गड़बड़ा गया था। तो उसका प्रीमाइस क्या है यहाँ पे है कि जातियों को कैसे आप सेट कर रहे हैं, रीजनल लीडर्स को आप कैसे सेट कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस चर्चा में 2-3 बार उस सवाल को लेके आया कि क्या यूपी में वो स्ट्रेटजी यूपी में बना पा रही है बीजेपी जो जीत पुख्ता करे। तो थोड़ी चर्चा हुई इस पर, आगे अभी और शोज में हम लोग इस पर बातचीत करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वही है कि जिसको जो ग्राउंड लेवल पे सामाजिक समीकरण बैठा लेगा, जीत उसकी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।